हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस इन पीसीएस। दोस्तों, मुग़ल एम्पायर के चैप्टर की डिस्कशन में हम लोग जो मुग़ल एम्परर्स हैं इम्पोर्टेंट वाले, बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक उसकी क्रोनोलॉजी हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि औरंगज़ेब के बाद कोई भी रूलर नहीं आया था, ऐसा नहीं है, और भी रूलर्स आए थे। लेकिन क्योंकि एन ये 7th क्लास की है तो 7वीं क्लास के बच्चों के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर ये वाली चीज़ें दे रखी हैं। अब हमने एम्परर्स के लिहाज से बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक जर्नली एक क्रोनोलॉजी देख ली है, ठीक है। अब औरंगज़ेब के बाद भी और रूलर्स जो हैं जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, हमारे लिए यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर रूलर्स की डिस्कशंस इंपॉर्टेंट नहीं है। मुग़ल एम्पायर का जनरल स्ट्रक्चर, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स और उनका टैक्सेशन सिस्टम, ये सब चीज़ें हमारे लिए जो उनके पावर एस्पेक्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम बैटल्स एंड वॉर्स, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो बगल में आपको ये मैप दे रखा है अकबर और औरंगज़ेब के टाइम पर कौन कौन से मिलिट्री कैंपेन्स करे गए। अकबर और औरंगज़ेब ने काफ़ी ज़्यादा मुग़ल एम्पायर को, जो कि सो कॉल्ड हम मुग़ल एम्पायर कहते हैं, उसके टेरिटोरियल एरिया को एक्सपेंड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। मुग़ल एम्पायर की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ को चलाने के लिए, मुग़ल एम्पायर की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ को चलाने के लिए ये दोनों रूलर्स रिस्पॉन्सिबल जनरली माने जाते हैं कि इन्होंने मुग़ल एम्पायर को जितना अकबर और औरंगज़ेब ने एक्सपेंड करने में मदद करी है, उतने बाकी रूलर्स के कुछ कुछ कदम तो रहे हैं, लेकिन सबसे अहम कदम अकबर और औरंगज़ेब के रहे हैं एज मुग़ल रूलर्स, ठीक है। ये वाली चीज़ याद रखना। अब हम एक चीज़ देखते हैं, मुग़ल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। यानी कि मान लो मुग़ल एम्पायर की जो लगाम है वो बाबर से हुमायूं, हुमायूं से अकबर, अकबर से जहांगीर, जहांगीर से शाहजहां और शाहजहां से औरंगज़ेब तक अगर वो जा रही है तो इनका प्रोसीजर क्या होता था। दो टर्म्स हैं, अंग्रेज़ी के थोड़े से कठिन टर्म्स आपको पहली बार सुनने में लग सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको जीएस पेपर 1 में सोसाइटी और हिस्ट्री में अगर कभी भी ज़रूरत हो, अगर आप ये वाली चीज़ें लिख कर आओ ना, ये दो टर्म्स, तो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिखने से आप बच सकते हो इन दो टर्म्स को मेंशन करके। क्या हैं ये टर्म्स? मुगल्स ना रूल जो है वो प्राइमोजेनिचर नेचर के हिसाब से बिलीव नहीं करते थे कि रूल प्राइमोजेनिचर नेचर का होना चाहिए। वो ये मानते थे कि जो रूल है वो कोपर्सनरी नेचर का होना चाहिए, ठीक है, कोपार्सनरी नेचर का होना चाहिए। अब डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर, प्राइमोजेनिचर एंड कोपार्सनरी नेचर। अगर हम कह रहे हैं कि किसी भी एम्पायर का रूल प्राइमोजेनिचर का नेचर है, तो इसका मतलब जो अभी सत्ता में बैठा जो बाप है, उसका जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसको पूरा का पूरा एम्पायर, सल्तनत वगैरह विरासत में मिलेगी अपने आप ही, क्योंकि वो बेटों में सबसे बड़ा बेटा है। ये होता है प्राइमोजेनिचर का रूल, यानी कि एल्डेस्ट सन को प्राइमरी एंड प्राइम रूलर कंसिडर करा जाता है। एल्डेस्ट सन को सुप्रीम अथॉरिटी के साथ नवाजा जाता है, डैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द एम्पायर और रनिंग द सल्तनत। लेकिन मुगल जो थे वो सबसे बड़े बेटे को पूरी की पूरी प्रॉपर्टी और विरासत ये सब देने में यकीन नहीं करते थे। ये लोग मंगोल और तिमुराइट कस्टम जो था उसको फॉलो करते थे। तो ये जो यहाँ पर, ये वैसे मुगल नहीं होना चाहिए क्योंकि मुगलों की तो यहाँ पर बात ही हो रही है, यहाँ पर मंगोल होना चाहिए, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना आप लोग अपनी अपनी एनसीईआरटीज़ के अंदर। ये लोग मंगोल और तिमुराइट कस्टम जो है उसको फॉलो करते थे। अब आप मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको एक बात बताई थी, हमने नाम के संदर्भ में देखा था। आप में से बड़े सारे लोगों के दिमाग में हो सकता है जिसने
प्रीवियस क्लासेस रिवाइज करी हैं या फिर इस चैप्टर में जो पहली डिस्कशन से बैठा हुआ है मेरे साथ, कि मंगोल के साथ ये तो एसोसिएट करना अपने आप को पसंद ही नहीं करते थे। वो नाम की बात करी थी हमने, नाम की। ये अपने वजूद को थोड़ी ना बुला सकते हैं। अर्पित बताओ, अगर ये बिलोंग करते हैं दोनों के दोनों, मम्मी की साइड से ये, पापा की साइड से वो, तो हम इग्नोर थोड़ी ना कर सकते इस आस्पेक्ट को। और इन्होंने तो कभी कभी भी अपने आप को कभी मुगल तो बोला ही नहीं, क्यों शाइनी, है ना। इतिहास के पन्नों में इतिहासकार इनका नाम लिखते हैं मुगल, मुगल तो इन्होंने कभी अपने आप को बोला ही नहीं, है ना। बल्कि इनको तो पसंद भी नहीं था कि मुगल या मंगोल इनको कहा जाए, हमने देखा था ना ये वाली चीज़, है ना। खैर छोड़ो उसको, वापस अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो इन्होंने कस्टम फॉलो करा, अपनी मम्मी के साइड से जो रूलर्स थे और पापा की साइड से जो रूलर्स थे, यानी कि मंगोल डायनेस्टी एंड तिमुराइड डायनेस्टी के कस्टम्स को इन्होंने फॉलो करा। उस कस्टम को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस की टर्म्स में। इनहेरिटेंस अगेन वही कि बाप के बाद आने वाली जो जनरेशन है, तो वो कौन से बेटे या बेटी को कितनी विरासत दी जाएगी, एम्पायर का कितना हिस्सा दिया जाएगा, और एम्पायर की जो लगाम है, सल्तनत की जो कमांड है, उसको चलाएगा कौन। तो उसको कहा जाता है, अंग्रेजी की टर्म होती है कोपार्सनरी इनहेरिटेंस। ये कोपार्सनरी या कोपर्सनरी, जो मर्जी कह लो, प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर एट ऑल। कोपर्सनरी नेचर की जो इनहेरिटेंस होती है, इसके अंदर जो इनहेरिटेंस होती है एक बाप की, उसकी जितनी भी औलादें होती हैं उनके बीच में इक्वली तरीके से उसको डिवाइड करा जाता है, उस प्रॉपर्टी को, उस एम्पायर को, उस सल्तनत को। लेकिन इक्वल डिवीजन के बावजूद भी, कोपर्सनरी नेचर ऑफ इनहेरिटेंस को अपनाने के बावजूद भी, मुगल एम्पायर के अंदर हमें बड़े सारे विरोध देखने को मिलते हैं कि सत्ता में बैठे हुए जिस भी भाई ने सल्तनत की लगाम संभाली, एम्पायर की लगाम संभाली, उसके विरोध में उसके जो भाई हैं, फिर चाहे वो एक माँ से निकले हुए बेटे हों, या फिर अगर इनके बाप की 2-3 शादियां हुई थी तो दूसरी माँ से निकले हुए बेटे हों, कैसे भी वो भाई हो, फॉस्टर ब्रदर हो, खुद का भाई हो, सौतेला भाई हो, कैसा भी, वो इनके विरोध में खड़े हो जाते थे। और इनके खिलाफ जो भी मतलब जो सत्ता में बैठा हुआ जो रूलर है, जो कि एम्पायर की कमांड जिसके हाथ में है, लगाम जिसके हाथ में है, उसको मरवाने की साजिश यहाँ पर हमें इनके द्वारा देखने को मिलती है। ठीक है। तो राइटर हमसे ये पूछ रहा है कि बेस्ट जो डिवीजन होनी चाहिए इनहेरिटेंस की, सक्सेशन की, वो क्या होनी चाहिए। क्या सबसे बड़े बेटे को मिले सब कुछ, या फिर सारे बेटे और बेटियों के बीच में इक्वल तरीके से बांट दिया जाए। लेकिन यहाँ पर याद रखना, मैं बेटे और बेटियां तो जनरली अंडरस्टैंडिंगली कह रहा हूँ। यहाँ पर जो हमें मुगल एम्पायर के टर्म्स में जो इनहेरिटेंस और सक्सेशन की जो डिवीजन देखने को मिलती है, वो जनरली बेटों के बीच में देखने को मिलती है। हम एक बार ऊपर चल के देखते हैं। कोपर्सनरी नेचर सुनने में अच्छा लग रहा है कि सभी के बीच में, सभी औलादों के बीच में इक्वल तरीके से डिवाइड हो जाएगी प्रॉपर्टी। ठीक है। लेकिन जैसा कि यहां पर आप देखो, शाहजहां ने जब अपनी प्रॉपर्टी सभी औलादों के बीच में अपनी इक्वल तरीके से बांटने की कोशिश करी, ठीक है, तो उसमें इसका बेटा ये विक्टोरियस इमर्ज हुआ, और इसके जो 3 भाई थे, दारा सिको, 3 भाइयों में से इसको मार दिया गया था। यानी कि हमें साफ तरीके से देखने को मिल रहा है डैट कोपार्सनरी नेचर की जो इनहेरिटेंस है, उसके अंदर रेबेलियन होंगे। भले ही अगर 100% किसी चीज का पार्ट है और किसी एक एम्परर की 4 औलादें हैं, तो अगर उन 4 औलादों के बीच में 25 गुना 25 गुना 25 गुना और 25 गुना इक्वल तरीके से भी अगर बांटा जाए, तो किसी एक बेटे को रेबेलियन की इस कदर भूख है कि वो पूरी की पूरी सत्ता को, सारी की सारी प्रॉपर्टी और उस एम्पायर के रिसोर्सेस, मैन एंड मटेरियल अपने पास रखना चाहता है। और चाहे वो उम्र उसकी बड़ी हो चाहे छोटी हो, कोपार्सनरी नेचर में हमें लालच काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन याद रखना, ये वाली बात अभी हम सिर्फ मुगल एम्पायर एंड मुगल एम्परर्स के कंटेक्स्ट में कर रहे हैं। क्या आपको अच्छी तरीके से ये दोनों चीज़ें आराम से समझ में आ गई? कुछ रिपीट करने की ज़रूरत है या हम आगे बढ़े? बताओ। ठीक है।
देखो अब हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, दिस टॉपिक इज सोनली मेंट फ्रॉम द मीन्स परस्पेक्टिव। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जो मतलब ये जो पूरा का पूरा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मुगल एम्पायर के कंटेक्स्ट में और दिल्ली सल्तनत के कंटेक्स्ट में, और दोनों के कंपैरिजन के कंटेक्स्ट में प्रीलिम्स के अंदर भर भर के क्वेश्चंस आपको लास्ट 25-30 ईयर्स में देखने को मिलेंगे। वो आपको भर भर के देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। लेकिन मेंस के अंदर ना जनरली अगर आप देखोगे तो मेडिवल और एंशिएंट के क्वेश्चंस जनरली लोगों को ऐसे लग रहे हैं कि वो कल्चर रिलेटेड ही क्वेश्चंस आ रहे हैं और कल्चर को काफ़ी लोग पढ़ के नहीं जा रहे हैं। नो बडी इन दी वर्ल्ड कैन टेल कि यूपीएससी अपने इस पैटर्न को बरकरार रखने वाला है कि नहीं रखने वाला है। बहुत सारे टॉपिक्स यूपीएससी के पास अनगिनत टॉपिक्स पेंडिंग पड़े हुए हैं जिससे वो एंशियंट मेडिवल से रूलर बेस्ड क्वेश्चन पूछकर, एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड क्वेश्चन पूछकर, कल्चर का एलिमेंट मिक्स करते हुए इस पूरे एम्पायर के ऊपर एक ब्रॉडर क्वेश्चन पूछ सकता है, या माइक्रो लेवल में किसी चीज को जाकर पिन पॉइंट करके भी पूछ सकता है, जैसा कि उसने साल 2016 में करा था कृष्णदेव राय के क्वेश्चन के साथ, कि कृष्णदेव राय वॉज नॉट ओनली अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है, बट ही हिमसेल्फ यूज टू राइट और समथिंग ऐसा कुछ करके, मतलब उसने पूछा था कि वो सिर्फ शौकीन नहीं था इस बात का, वो खुद भी कंपोज करता था पोएम्स, लिटरेचर वगैरह। और जब मैंने आपको तमिलनाडु से एंशियंट हिस्ट्री कवर करवाई थी और मेडिवल हिस्ट्री का थोड़ा थोड़ा एंगल जब हमने देखा था, तो बड़े सारे रूलर्स हमने उस टाइम पर डिस्कस करे थे जो कि क्वेश्चन इस प्रकार थे जैसे कृष्णदेव राय के ऊपर बना है वो वहां से बन सकता है, ठीक है। तो किसी भी टॉपिक को डिमीन मत करना। मेरा हमेशा एक ही सजेशन रहता है सबके लिए, अगर आपके हाथ में एक बुक है, आपको उसके कवर पेज से लेकर जाकर के वो बुक का नाम क्या है, किसने लिखा है, उसकी रंग बिरंगी तस्वीर देखकर लास्ट जो गत्ता लगा रहता है बुक के पीछे, आपको उतना याद करनी होती है एक बुक, ठीक है। कोई ये नहीं बता सकता, नो बडी इन दी वर्ल्ड कैन टेल यू कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, व्हाट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। 100 बेस्ट टॉपिक, क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस इन श्योर शॉट 50 आवर्स, 100 आवर्स मैराथन स्ट्रैटेजी, इससे अगर निकल रहा होता तो हिंदुस्तान के हर एक घर में एक आईएएस ऑफिसर होता। तो यहां पर इस एग्जाम की अच्छी बात यही है कि इस एग्जाम में कोई भी शॉर्टकट नहीं अपना सकता, कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं अपना सकता। और तुम किसी की भी औलाद हो, माँ बाप का नाम लेकर, टाइटल लेकर खुश होते रहो, उससे प्रिम्स निकल जाएगा, इस चीज की गारंटी नहीं है। मुगल एम्परर्स के रिलेशंस दूसरे रूलर्स के साथ। अब ये वाला टॉपिक हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसकी अगर थोड़ी सी एनालिसिस करें तो आपको ये पता लगेगा। इस मैप पे आ जाओ एक बारी। जब ये मुगल रूल पूरा का पूरा एक्सपेंड कर रहा था और मुगल रूलर्स भयंकर तरीके से अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को चरम सीमा पर लेकर जा रहे थे, तो इनको ये लगा, देखो हम तो बाहर से आए हुए लोग हैं, लेकिन फिर भी हमने कितनी अच्छी तरीके से हिंदुस्तान की भूमि पर कब्जा कर लिया है, और हर जगह, चाहे वो उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, पूर्व भारत हो या पश्चिम भारत हो, हर जगह सिर्फ हमारा ही बोलबाला है। धीरे धीरे कर जहां पर हम अभी कब्जा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आने वाले टाइम के अंदर वो टेरिटरीज भी हमारी हो जाएंगी। और ये चीज इन्होंने बखूबी तरीके से अपने रूल के थ्रू दिखाई। लेकिन इनको फिर ये लगा कुछ टाइम के बाद चलकर, जब वक्त आगे बीता, कुछ रूलर्स जो आए बाबर के बाद, अन्य रूलर जो आए, स्पेशली अकबर के टाइम तक आते आते, कि अगर हमें अपनी कंट्रोल्ड करी हुई टेरिटरीज को पीसफुल तरीके से चलाना है, अगर हम बार बार बगावत को नहीं संभाल सकते, रेबेलियंस और रिवोल्ट को नहीं संभाल सकते, इसमें बहुत ज्यादा मैन एंड मटेरियल खर्च होता है, तो हमें ये जो देश के शुरू से इस भूमि पर जो पैदाइश कुछ कम्युनिटीज या कुछ जो किंगडम्स हैं जो कि अपनी लॉयल्टी के लिए, अपने ट्रस्टफुल नेचर के लिए, अपनी बहादुरी के लिए जो जाने जाते हैं, हम उनके साथ एक समझौता करने के लिए हाथ जरूर बढ़ाएंगे, ताकि उनको हम अपनी सेना में शामिल करके या उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनाकर अपने रूल में 4 चांद लगवा सकें, सोने पर सुहागा कर सकें, ताकि वो हमारे विरोध में एटलीस्ट खड़े ना हो, और उनके सपोर्ट से आते हुए दुश्मन जब हम पे कभी भी आक्रमण करने का सोचे या रिवोल्ट एंड रेबिलियन करने का सोचे,
तो अगर वो अब 100 बार सोच रहा था तो उसे 1000 बार सोचने की जरूरत पड़े हम पर आक्रमण करने से पहले या हम पर बुरी निगाह रखने से पहले। क्या आपको ये क्या आपको ये बेसिकली इनका पर्पस, इनकी साइकोलॉजी समझ में आई कि मुगलों ने दूसरे अन्य हिंदुस्तानी रूलर्स और उनके किंगडम्स के साथ रिश्ते बनाए ही मतलब रिश्ते इंप्लीमेंट ही क्यों करे, क्यों बनाए उन्होंने रिश्ते? क्या आपको इसके पीछे साइकोलॉजी समझ में आई? इस टॉपिक को स्टार्ट करें। लॉजिकल बात है कि नहीं है? इस बात में किसी का कोई किंतु परंतु बताओ। शाइनी, कब्जा करना बहुत आसान है, लेकिन यह गारंटी करना कि कोई विरोध प्रदर्शन दोबारा कभी नहीं करेगा, यह बहुत मुश्किल है। और विरोध के चक्कर में हो सकता है कि विरोध अगर हर एक एंगल से होने लगे, अगर पर्सन को सामने से अगर अर्पित तलवार सहन करनी पड़ रही तो हो सकता है पर्सन इससे बच जाए, लेकिन चारों दिशाओं से जब तलवारें चलेंगी तो अर्पित एक जख्म तो पक्का इसके शरीर में, इस इंसान के शरीर में लगेगा ही लगेगा। मानते हो कि नहीं? और मुगल रूल किसी एक दिशा में फैला हुआ था क्या? इट वॉज लाइक अ चक्रवर्तन रूल ओनली, चारों दिशाओं के अंदर। बताओ, बियॉन्ड द इंडियन फ्रंटियर्स ऑल्सो सब कॉन्टिनेंट का पार्ट था कि नहीं था इनका, जो कैप्चर्ड करी गई, एक्सपेंडेड करी गई और कंसोलिडेटेड करी गई जो टेरिटरीज थी, बताओ बियॉन्ड इंडियन फ्रंटियर्स थे कि नहीं थी? अब देखते हैं इनके रिश्ते। इन्हीं रिश्तों को मेंटेन करते करते हमें याद रखना, जब हम आर्ट एंड कल्चर का एंगल पढ़ेंगे मेडिवल इंडिया के संदर्भ में और मुगल एम्पायर के संदर्भ में, तो आपको देखने को मिलेगा कि मुगल्स की जो ओरिजिनल आर्ट थी उसके अंदर हमें किसी एबीसी किंगडम का एक झलक देखने को मिलती है, उसका मिश्रण देखने को मिलता है, उसका मिक्सचर देखने को मिलता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इनके आर्ट एंड कल्चर के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। जैसे जैसे ये रिश्ते बनाते रहे वैसे वैसे दूसरे कल्चर, दूसरे किंगडम, दूसरे रीजन्स की कल्चरल परंपराएं इनके रूल में शामिल होती चली गई, जिसकी वजह से ये एक नई फॉर्म ऑफ आर्ट, नया फॉर्म ऑफ कल्चर इमर्ज होकर आया। एंड दिस शोज हमारे देश में डाइवर्सिटी इज, लिख लो ये, डाइवर्सिटी इज ऑलवेज इनवाइटेड एंड रिस्पेक्टेड। डाइवर्सिटी का एंगल हमारे देश में हमेशा से वेलकम करा जाता है और उसकी इज्जत करी जाती है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको जीएस पेपर 1 के अंदर भी बनकर आ सकता है। जैसा कि उन्होंने पूछा था ना, याद है मैंने अभी कुछ क्लासेस पहले आपको क्वेश्चन दिखाया था जीएस पेपर 1 के अंदर 2017 में, कि टॉलरेंस जो है वो हमारे देश का, हमारे समाज का एक ऐसा फीचर है जो कि एंशिएंट टाइम से लेकर कंटेम्प्रेरी टाइम तक चला आ रहा है ना? पूछा था ना उसने टॉलरेंस वाली बात। उसके लिए अब हमें पूरा का पूरा दिमाग लेकर जाना था, प्री हिस्टोरिक एज से लेकर करंट अफेयर तक, पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी 30 सेकेंड्स के अंदर दिमाग के अंदर पिक्चर बन जानी चाहिए थी। लेकिन ये उन्हीं के साथ हो पाता है, जैसा कि मैंने बताया था, जिनका दिमाग शांत है, जो भाग रहे हैं जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करने में। ऐसा क्वेश्चन जहां एक छूटा, लिस्ट से वैसे ही बाहर हो गए, लिस्ट से वैसे ही बाहर हो गए। क्या लगता है इतनी कम सीटों में क्या पीडीएफ में नाम आ जाएगा इस एक क्वेश्चन को छोड़कर? तो यू विल नोटिस दैट जो मुगल रूलर्स थे, ठीक है, इन्होंने कांस्टेंट तरीके से, कांस्टेंटली मतलब लगातार इन्होंने कैंपेनिंग करी कुछ रूलर्स के खिलाफ जो कि इनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देते थे, मतलब उनको धूल चटवाती। कुल मिलाकर ये वाली लाइन इस बारे में हमें बता रही है। बट मुगल्स ना काफी ज्यादा पावरफुल बन गए, और जैसे जैसे वक्त आगे बीतता चला गया, ये अपने एम्पायर को एक्सपेंशन के साथ साथ कंसोलिडेट जब ये करते चले गए, तो दूसरे कुछ अन्य रूलर्स ने इनको अपनी मर्जी से ही ज्वाइन कर लिया, वॉलंटरीली ज्वाइन कर लिया। सबसे ज्यादा मुगल्स के साथ काम करने वाले किंगडमों में से या कम्युनिटीज में से इतिहासकार जो हमें बताते हैं, जिनकी झलक हमें देखने को मिलती है, वो है राजपूत्स।
राजपूत का इतिहास जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि अकबर के आने के बाद जब उसकी शादी होती है जोधा के साथ, जनरली स्टूडेंट सिर्फ इतना ही जानते हैं कि राजपूतों के रिश्ते मुगल साम्राज्य के साथ जो थे वो अकबर, जोधा और अकबर की शादी से थे। ऐसा नहीं है। कुछ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बॉक्स हमें दे रखा है जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, उस पर निगाह डालने के बाद हमारा आंसर और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सिर्फ जोधा अकबर का एंगल हमें नहीं लिखना पड़ेगा। क्या? जहांगीर। जहांगीर की जो माँ थी, अब जहांगीर की माँ मतलब कौन? जहांगीर की माँ मतलब कौन? जोधा, ऑब्वियस ही बात है। ये कच्छावा प्रिंसेस थी, कम्युनिटी मतलब, ठीक है, एक कम्युनिटी है। राजपूत रूलर जो थे अंबर के, जो आज के टाइम पे जयपुर है, उनकी बेटी थी। जो मां थी शाहजहां की, ये एक राठौड़ प्रिंसेस थी, ठीक है। और ये डॉटर थी मारवाड़ के, जोधपुर के राजपूत रूलर की। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जोधा अकबर पे ये कहानी खत्म हो जाती है। आने वाले कुछ कुछ रूलर्स ने भी राजपूतों के साथ मुगल साम्राज्य से क्या बनाए, इनके साथ कैसे अलायंसेस, इसको हम लोग कहते हैं मैट्रिमोनियल अलायंसेस। समझ रहे हो ईशा, सुगंधा, शादी.com वाले? हालांकि वो हम अभी डिटेल में देखेंगे। ये 7th क्लास की एनसीईआरटी, तो 7वीं क्लास के बच्चों के लिहाज से देखनी पड़ेगी। राजपूतों ने जो मुगल साम्राज्य के साथ जो रिश्ते कायम करे, और बहुत सारे राजपूत किंगडम ऐसे थे। अब राजपूत को सिंगल टर्म तो होता नहीं है कि एक जगह पर हम जाएं तो राजस्थान के अंदर दिस इज द राजपूत किंगडम, ओनली राजपूत किंगडम, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट समथिंग लाइक कि जैसा मॉडर्न डे हिस्ट्री में बात करते हैं मराठा साम्राज्य की, कि वो सारे के सारे कॉन्फेडरेसी के अंदर थे, उनका एक कॉमन रूलर पेशवा था। राजपूतों में ऐसी कोई कॉन्फेडरेसी नहीं होती है। इंडिपेंडेंट रूप से किंगडम इनके अलग अलग होते हैं, ठीक है। अंबर किंगडम, जयपुर किंगडम, मारवाड़, जोधपुर, मेवाड़, ठीक है, चित्तौड़, अलग अलग, ठीक है। इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस कैसे बनाए? अपनी बेटियों की शादी करवाकर मुगल फैमिलीज के अंदर। अब मुगलों ने ऐसा नहीं है कि इस चीज को ना फालतू की भीख समझते हुए इग्नोर कर दिया हो, दान दक्षिणा समझते हुए इग्नोर कर दिया हो, नहीं। मुगल साम्राज्य की एक अच्छी बात जो देखने को मिलती है हमें इतिहास के पन्नों के अंदर, वो ये है कि जब भी इनके मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनते चले गए दूसरे किंगडम्स के साथ, लेकिन स्पेशली राजपूतों के साथ, तो तो जो मुगल एम्परर्स थे, उन्होंने अपनी बीवी को टोटल तरीके से इग्नोर कर दिया हो, ये हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। अगर ऐसा होता तो आप ये लिख सकते हो, टॉलरेंस जैसा क्वेश्चन अगर आए या डाइवर्सिटी वाला क्वेश्चन आए, तो आप उसमें एक चीज मेंशन कर सकते हो, डैट अगर ऐसा होता तो अकबर ना कभी भी जोधा को परमिशन नहीं देता क्या करने की, घर पर मंदिर की स्थापना करने की, टेंपल की स्थापना करने की। कृष्ण जी का, ओके। उसके अलावा अकबर के अगर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग जाएं, अकबर के, जैसे कहते हैं ना कि ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा फेवरेट पर्सन है, इसको मैंने ऊंचा ओहदा दे रखा है। अकबर के कंटेक्स्ट में हमें 9 इंपॉर्टेंट लोग देखने को मिलते हैं जो कि इसके किंगडम का पार्ट थे। उसको हम लोग कहते हैं नवरत्न। 9 इंपॉर्टेंट पीपल who were part of the Mughal kingdom, right?
ये थे नवरत्नास। उनमें से आपने एक नाम जैसे सुना होगा, बचपन में कार्टून भी आता था, अकबर एंड बीरबल। बीरबल वॉज ऑल्सो वन ऑफ द 9 रत्न। अब बीरबल को कौन से क्लैन से बिलोंग करते थे, कौन से ग्रुप से बिलोंग करते थे, बताओ बीरबल क्या थे? हिंदू थे, राजपूत थे, है ना? इसके अलावा नवरत्नों में हमें और भी ज्यादा राजपूत रूलर्स देखने को मिलते हैं। अकबर के टाइम पर मुगल साम्राज्य के मिलिट्री कमांडर्स, सेना के अंदर बड़े सारे लोग, वो हमें कैसे देखने को मिलते हैं? राजपूत, हिंदू। दिस शोज, यहां पर वैसे तो हम बहुत सारे एंगल की बात कर सकते हैं, देने लाई वगैरह, सारे धर्मों को जोड़कर जो अकबर ने चीजें करवाई, लेकिन हम जनरल यहाँ पर एक मुगल अकबर के तो हमने काफी सारे एग्जांपल डिस्कस कर लिए यहाँ पर आपके, ताकि मीन्स ओरिएंटेड हेल्प हो जाए, क्योंकि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बताया ये मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा, और इसकी हेल्प हो सकती है आपके जीएस पेपर 1 वगैरह या एसए में या एथिक्स में, टॉलरेंस और या फिर कुछ कुछ वैल्यूज़ को लेकर, ठीक है, हेल्प हो जाएगी आपकी अच्छे एग्जांपल्स देने में। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग मुगल एम्पायर की बात करें, उसके कंटेक्स्ट में हमें ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलती है दोस्तों कि जितने भी किंगडम्स के साथ कैसे भी रिश्ते, मैट्रिमोनियल अलायंसेस तो देखो एक फॉर्म है, बार बार इस पर एम्फोसाइज करने की जरूरत नहीं है, आप इसी चीज़ पर फोकस करते हो अपना आंसर मत लिख देना, वरना आपका आंसर जो है ऐसा लगेगा कि आपने मल्टीपल डायमेंशंस के ऊपर बात नहीं करी है। कैसे भी करके, चाहे उन्होंने वॉलटरी नेचर से ज्वाइन कर रखा हो या फिर कभी कभार भिड़ने के बाद अच्छे रिश्ते हो गए हो राजपूतों के साथ। अब सारे राजपूतों के साथ तो अच्छे रिश्ते थे भी नहीं मुगल साम्राज्य के, बड़े सारे राजपूत रूलर्स ने सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। दे डिक्लाइन द ऑफर कि वो मुगल साम्राज्य के नीचे काम नहीं करना पसंद करेंगे, उनका एक खुद का इंडिपेंडेंट स्टेटस बरकरार रहना चाहिए। लेकिन ओवरऑल हमें इनके रिश्ते अच्छे देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो सिसोदिया राजपूत थे मेवाड़ रीजन के, जैसा कि मैंने आपको बोला, यहां पर देखो शुरू शुरू में काफी लंबे समय तक मुगल अथॉरिटी और मेवाड़ राजपूतों के बीच में हमें तू मैं देखने को मिलती है, कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि मेवाड़ के राजपूतों ने रिफ्यूज कर दिया था कि वो मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक बार मुगलों ने इनको हराया भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनका फिर नामो निशान हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों से मिटा दिया हो। ऑनरेबल तरीके से इनको ट्रीट करा गया। जो भी इनकी जमीन थी जो उस युद्ध में जीती गई थी, अलग अलग युद्ध हुए, मतलब ऐसा कोई कोई बहुत बड़ा कोई बैटल नहीं है ऐसा, ठीक है। जब जब जमीन छीनी गई इनकी, इनको वापस दे दी गई, ठीक है। और जो भी इनके उस पर जो राइट्स थे, लैंड को उस टाइम पर बोला जाता था मुगल एम्पायर के टाइम पर वतन, और जो भी इनके राइट्स थे उस पर, जो भी इनकी डेजिग्नेशंस थी, पोर्टफोलियोज थी, जिनको असाइनमेंट्स बोला जाता था, जिसको ये संभालते थे, उनको बोला जाता था वतन जागीर। मतलब लैंड पे किसी न किसी प्रकार के तो राइट्स एंजॉय करेगा ही ना पर्सन, जो कि इनको दिए जाते। तो मुगलों ने ये बोला कि ऐसा नहीं है कि आपको ये राइट्स हमें देने पड़ेंगे, हमारी अध्यक्षता के अंतर्गत आप ये ज़मीन संभाल रहे हो, ये ज़मीन मुगल साम्राज्य की है, नहीं। ऐसी कोई भी ह्यूमिलेटिंग टर्म्स एंड कंडीशंस से उनको ज़मीन उनकी या उनकी चीज़ें वापस नहीं दी जाती थी, रिस्पेक्टफुल तरीके से दी जाती थी, ठीक है। तो यहां पर हमें एक केयरफुल तरीके से बैलेंस देखने को मिलता है बिटवीन डिफीटिंग बट नॉट ह्यूमिलेटिंग देयर अपोनेंट्स। इसकी वजह से जो मुगल्स जो थे, इनका इन्फ्लुएंस ना, ये नहीं डर के मारे नहीं, जैसे दिल्ली सल्तनत में तो हमें सुल्तान का डर देखने को मिलता है, लेकिन मुगल्स का हमें इन्फ्लुएंस जो है इनकी इस अच्छे बर्ताव और इस अच्छे रवैये की वजह से, इन्होंने काफी ज्यादा राजाओं और चीफ्टियंस का दिल जीत लिया था। एंड दिस इज द रीजन, अब ऊपर आ जाओ, दिस इज द रीजन, मेजर रीजन, कि कई लोग इनको, कई रूलर्स इनको, मैं ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं, वॉलंटरी तरीके से ज्वाइन कर लेते थे।
कि मेजर पावर अगर मुगल्स ही हैं, जब वो हमसे कोई राइट हमारा छीन ही नहीं रहे हैं, तो शायद एक बार बताओ, जब वो कुछ नहीं कह रहे हैं, राइट नहीं छीन रहे हैं, वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि रेवेन्यू दो या कुछ भी दो ऐसा वो कुछ करके, सिर्फ उनकी हमें अध्यक्षता तो ही माननी है, तो उसमें बुराई क्या है? अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, जब ये ह्यूमिलेट नहीं करते थे तो अर्पित सोचने वाली बात है कि नहीं है, तो फिर ये इनको फोर्स क्यों कर रहे हैं कि तुम हमारी छत्र छाया को एक्सेप्ट करो, हमारी पैरामाउंट्स या सुजरेनिटी को एक्सेप्ट करो, राइट? याद करो, जब मेडिवल इंडिया हमने स्टार्ट करी थी उससे कुछ चैप्टर्स आगे हमने बात करी थी कि चलो दिल्ली सल्तनत को ही पकड़ लो, वॉर जब भी होगा तो वहां पर सोल्जर्स की नीड जब भी होगी तो उसमें जिन जिनको राजा महाराजाओं ने, सुल्तानों ने धूल चटवाई है, या फिर जिनके साथ किसी ना किसी प्रकार से, मतलब जिनको एक तो ह्यूमिलेटिंग वे में हराया है, या जिन्होंने वॉलंटरी तरीके से इनकी पैरामाउंटसी या सुजरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया हो, तो ये उनको कुछ नहीं कहते थे। सिर्फ वॉर के टाइम पर, कन्फ्लिक्ट के टाइम पर अगर कभी इनको सेना की जरूरत है, सोल्जर्स की जरूरत है, आर्मी की जरूरत है, तो आर्मी की सप्लाई मीट करने के लिए इनकी सुजरेनिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लॉजिक समझने की कोशिश करो, अगर इनकी अथॉरिटी को, या जिसके लिए टर्म होता है सुजरेनिटी, या तीसरा टर्म होता है पैरामाउंटसी, जब तक कोई एक्सेप्ट ना करे, तो आपको पता है ना, शब्दों के बेसिस पर जो प्रोमिसेस होते हैं उसको इमरजेंसी की सिचुएशन के टाइम पर कोई ब्रीच भी कर सकता है। तो ये पहली बार तो बड़े प्यार से ऑफर देते थे, जॉइन अस। जब कोई ना माने तो कन्फ्लिक्ट, कोई बदतमीजी करे तो वॉर, और इसके अलावा ऑफर ना देना, और ऑफर ना देना तो अपने आप वो सामने वाला रूलर कैसे आता था, वॉलंटरी नेचर से। और ये उसको गिफ्ट क्या देते थे, ये गिफ्ट बनाई है मैंने, इमेजिन कर लो बस कुछ भी, ये उसको गिफ्ट क्या देते थे, हाई रैंक का ऑफिशियल बना लेते थे उसे अपनी सर्विस वगैरह में। और कभी कभार अगर चीजें ठीक जाती थी, जैसे जिससे प्यार मोहब्बत से बात करनी, कन्फ्लिक्ट भी लड़ना है, वॉर भी लड़ना है, सामने वाला जो शत्रु है, जो अपोनेंट है, वो तो किंगडम ही है, तो चाहे ये किंगडम ऑफर कर दे, चाहे मुगल्स ऑफर कर दें, किस बात के लिए, लेट्स गेट मैरिड, यानी कि समझौते का एक रूप हमें और देखने को मिलता है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंसेस। क्या आपको मीन्स ओरिएंटेड ये टॉपिक समझ में आया? डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और डिफरेंट एंगल आपको जानने को मिले क्या? बताओ, बोलो। हाँ कि ना, ये फिर से कुछ समझना है? बताओ, शाइनी, सौगंधा, मिसबा, अर्पित, ईशा। ईशा सबको समझ में आया? ठीक है, तो ये हमने पहली बात करी। इसको हम इनके एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन रिलेशन इस्टेब्लिश करने की वजह से सामने वाले को अपने एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनाना, उसको ऑफर देना,
ये इनके हमें नेचर में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में दोस्तों बात करेंगे हम लोग टैक्स वगैरह की बात। अभी तक इस चैप्टर में हुई नहीं है तो हमें यह भी तो जानना पड़ेगा, जैसे हम दिल्ली सल्तनत में बात कर रहे थे, पैसा वगैरह कहां से आता था, कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, ये सारी चीज़ों पे हमें बात करनी है। ठीक है, वो वाली बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।